तो आज हम वोल्टेयर के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। फ्रांस की क्रांति में वोल्टेयर का बहुत बड़ा योगदान था। तो ये एक तरह से पॉडकास्ट होने वाला है, आजीवन सत्य के लिए लड़ने वाले वोल्टेयर। वोल्टेयर इनको कहा जाता है। 30 मई 1778 ईस्वी को फ्रांस के प्रसिद्ध साहित्यकार वोल्टेयर की मृत्यु हुई। उनकी मृत्यु के समय उनके सचिव ने एक वक्तव्य प्रसारित किया जो वोल्टेयर ने मरने से पूर्व उसे दिया था। वक्तव्य में यानी कि स्पीच में कहा गया था, मैं ईश्वर की उपासना करते हुए, अपने मित्रों से प्रेम करते हुए, शत्रुओं के प्रति किसी भी तरह का घृणा भाव मन में न रखते हुए तथा अंधविश्वास से किसी भी मूल्य पर समझौता न करते हुए मृत्यु का आलिंगन करता हूँ। वोल्टेयर ने आजीवन इन आदर्शों को अपने जीवन में उतारने की चेष्टा की थी, सफल भी हुए थे। उनके जीवन की अध्येता इस तथ्य को एकमत से स्वीकार करते हैं कि वोल्टेयर वस्तुतः सच्चे ईश्वरवादी थे, पर जब उनकी मृत्यु हुई तो पेरिस के धर्म पुरोहितों ने उनकी अंत्येष्टि यानी कि अंतिम संस्कार क्रिया ईसाइयों के कब्रिस्तान में न होने दी। उन्हें शहर से बाहर एक गांव में दफनाया गया। इसका कारण था कि वोल्टेयर ने अपनी लेखनी से हमेशा धर्मांध यानी धर्म में जो अंधे हो गए हैं, धर्मांध पुरोहितों के शोषण, अत्याचार और धार्मिक लूट पर जमकर प्रहार किया था। उनके जीवन काल में उनसे वैर और शत्रुता रखने वालों को तो लोग कभी का भूल चुके हैं, पर वोल्टेयर की ख्याति आज भी देदीप्यमान है, यानी कि चमकता हुआ। यही नहीं, उन्हें फ्रांस की राज्य क्रांति का प्रमुख आधार स्तंभ भी समझा जाता है तथा उसके लिए सबल वैचारिक पृष्ठभूमि निर्माण करने वाला महामानव माना जाता है। वोल्टेयर का जन्म सन 1694 ईस्वी में पेरिस के एक सामान्य परिवार में हुआ था। जन्म के कुछ समय बाद ही मां की मृत्यु हो गई। वोल्टेयर काफी कमजोर थे, साथ ही रुग्ण भी। पिता सोचते थे, इतना रुग्ण और कमजोर बालक क्या जीवित बचेगा। अतः उन्होंने इस धारणा के अनुसार कि परिवार का कोई भी सदस्य गैर ईसाई नहीं होना चाहिए, वोल्टेयर का बपतिस्मा करा दिया। बपतिस्मा मतलब वो ईसाई धर्म में दीक्षा देना, इस तरह से शायद कोई प्रोसेस होता है। वोल्टेयर का बपतिस्मा करा दिया, पर प्रकृति के विरुद्ध वोल्टेयर जीवित बच गए और स्वाभाविक रूप से विकसित होने लगे। बचपन से रुग्ण और स्वास्थ्य से दुर्बल वोल्टेयर पढ़ने लिखने के मामले में बड़े तेज थे तथा किसी भी विषय का अवलोकन करते हुए उनके मन में जिज्ञासाओं से भरे प्रश्न खड़े होते थे। ज्ञानार्जन यानी ज्ञान पाने के लिए, ज्ञानार्जन के लिए उनके मन में तीव्र लगन थी। जब वे युवावस्था में प्रवेश करने लगे तो एक दिन वोल्टेयर के पिता ने उन्हें बुलाकर कहा, देखो फ्रांकई, जो कि वोल्टेयर के बचपन का नाम था, देखो फ्रांकई, मैं समझता हूँ तुम्हें अब अपने कार्यक्षेत्र का चुनाव कर लेना चाहिए। वोल्टेयर ने कहा, मैंने अपने जीवन का क्षेत्र चुन लिया है। स्वाभाविक ही उत्सुकता हुई पिता को। उन्होंने पूछा, क्या? तो वोल्टेयर ने बताया, वे साहित्य लेखन को अपने पेशे के रूप में अपनाना पसंद करते हैं। इससे पिता को कोफ्त हुआ। वे चाहते थे कि वोल्टेयर एक वकील के रूप में अपना जीवन व्यतीत करें। उस समय वोल्टेयर ने अपने पिता की बात मान ली और कानून की पढ़ाई करने लगे। कानून की शिक्षा उन्होंने शीघ्र पूरी कर ली। इसके बावजूद भी वे वकील न बन सके। कारण स्पष्ट था, इस दिशा में उनका जरा भी झुकाव नहीं था। तत्काल तो उन्होंने फ्रांस के कूटनीतिक विभाग में नौकरी कर ली। इस नौकरी के सिलसिले में हॉलैंड चले गए। उस समय फ्रांस में लुई 14वें का शासन था, जो स्वेच्छाचारी और बहुत ही क्रूर शासक था। यथा राजा तथा प्रजा के अनुसार राज कर्मचारी भी बड़े
भ्रष्ट थे। वोल्टेयर ने कदम कदम पर चतुर्दिक व्याप्त भ्रष्टता के कटु अनुभव प्राप्त किए। इस विषाक्त वातावरण ने ही उन्हें भ्रष्टाचार और स्वार्थपरता के विरुद्ध कलम उठाने के लिए प्रेरित किया। वे हॉलैंड से शासकीय सेवा छोड़कर वापस पेरिस आ गए। पिता ने नौकरी छोड़ने का कारण पूछा तो उन्होंने एक ही उत्तर दिया कि वे अब साहित्य को ही अपनी जीविका का आधार बनाएंगे। पिता ने दुनियादारी के दृष्टिकोण से समझाया, लेखक बनने पर भूखों मरना पड़ेगा, लेखक बनने पर भूखों मरना पड़ेगा, मुझसे तुम कोई आशा न कर सकोगे। वोल्टेयर ने अपने पिता की धमकी को चुनौती के रूप में स्वीकार किया, साहित्य क्षेत्र में समर्पित भाव से उतर आए। तब से लेकर वोल्टेयर मृत्यु पर्यंत यानी मौत तक लिखते ही रहे। एक दिन के लिए भी उन्होंने अपनी कलम को विश्राम नहीं दिया। उन्होंने लगभग 100 पुस्तकें लिखी, जिनमें कविता, नाटक, इतिहास, ग्रंथ आदि सभी कुछ हैं। उनकी पुस्तकें आज भी फ्रेंच साहित्य का गौरव समझी जाती हैं। उनके लेखों में जहां ज्वालामुखी की सी विस्फोटक शक्ति है, वहीं नव सृजन का प्रेरक धवल उज्जवल प्रकाश भी है। सन 1714 ईस्वी में फ्रांस के यानी कि कह सकते हैं उनका 94 में जन्म हुआ, तो 18 साल में जब उनकी उम्र थी, में फ्रांस के 20 साल उनकी उम्र थी। सन 1714 ईस्वी में फ्रांस के सम्राट लुई 14वें की मृत्यु हो गई। उस समय वोल्टेयर की आयु मात्र 21 वर्ष की ही थी, पर वैचारिक दृष्टि से वे प्रौढ़ लेखकों से भी आगे थे। लुई के मरने पर बेतहाशा खर्च किया गया और उस कारण राजकोष में काफी कमी आई। उस कमी को पूरा करने के लिए लुई के उत्तराधिकारी ने राजकीय घुड़साल के आधे घोड़े बेच दिए। अन्य सभी लेखकों ने तो राज प्रतिनिधि की सूझबूझ और मितव्ययिता बताकर सराहना की, पर वोल्टेयर ने राज प्रतिनिधि के इस कृत्य पर व्यंग करते हुए कहा, यदि राजा घुड़साल के उन घोड़ों को न बेचकर उन गधों को विदा कर देता जो राजसभा में भरे हुए हैं तो अच्छा रहता। सचमुच उस समय फ्रांस के शासन तंत्र पे चापलूसों और अवसरवादी तत्वों का आधिपत्य था, जो काम तो कुछ नहीं करते और वेतन के रूप में राजकोष से मोटी रकमें वसूल किया करते थे। तत्कालीन राज व्यवस्था को लेकर उन्होंने एक व्यंग्य प्रधान नाटक भी लिखा। यह नाटक जब अभिमंचित हुआ तो राज व्यवस्था की कई दूषित परंपराओं का पर्दाफाश हुआ। खासकर उन अवसरवादी तत्वों को अपने स्वार्थों पर आघात पहुंचने का भय होने लगा, तो राजा के इर्द गिर्द जमे हुए थे उन्होंने राजा के कान भरे कि वोल्टेयर लोगों को उसके खिलाफ भड़का रहा है। बस फिर क्या था, वोल्टेयर को गिरफ्तार कर लिया गया और 1 वर्ष के कारावास की सजा हो गई, यानी उन्हें जेल हो गई 1 वर्ष की। कारागार में भी वोल्टेयर चुप नहीं बैठे रह सके, यहाँ भी वे कविताएं लिखते रहे। जेल में बैठे बैठे ही उन्होंने एक महाकाव्य की रचना कर डाली। वर्ष भर बाद वोल्टेयर की सजा समाप्त हुई। जेल से छूटकर आते ही उन्होंने विरह का अंत नामक एक नाटक लिख डाला। इस नाटक ने वोल्टेयर को काफी ख्याति दी। विरह का अंत पेरिस में लगातार 1.5 माह तक खेला जाता रहा। प्रतिदिन इसे देखने के लिए सैकड़ों लोग आते रहे। जिन दिनों यह नाटक खेला जा रहा था, उन दिनों चारों ओर वोल्टेयर की चर्चा थी। अपने पुत्र की इस प्रसिद्धि को सुनकर उनके पिता स्वयं नाटक देखने के लिए आए और वोल्टेयर की, जिसे उन्होंने कभी आवारा कहकर दुत्कार दिया था, पीठ थपथपाए बिना न रहे। वोल्टेयर को सर्वाधिक ख्याति उनके द्वारा लिखे गए नाटकों से ही मिली। उनकी आमदनी का अधिकांश भाग इन नाटकों के अभिमंचन से ही प्राप्त होता था। नाटक लिखकर उन्होंने काफी पैसा कमाया, पर उस पैसे का न उन्होंने दुरुपयोग किया, न ही उसे खर्च करने में कृपणता बरती, बल्कि वे और अधिक उदार बनते गए। उनके कई बंधु बांधव समय पड़ने पर सहायता के लिए उन्हीं का सहारा लेते थे। वोल्टेयर ने इस बात को भुलाकर कि तंगी के दिनों में इन्हीं बांधवों ने उनका तिरस्कार किया था, उदारता पूर्वक अपने संबंधियों को सहयोग किया। तो गाइस, ये वोल्टेयर का पार्ट 1 है। अगला पार्ट कल जरूर आएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे अहेड। और चैनल अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो। सो थैंक यू।